कैसे बच्चे आप सभी, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। हमने नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी थी आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसे रफ कर देते हैं। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हमने प्रारंभ में आपको बताया था। देखिए, पृथ्वी का यदि हम कहीं डेमो देखते हैं, पृथ्वी का यदि कहीं डेमो देखते हैं तो इस प्रकार से जो लंबी हमें रेखाएं दिखाई देती हैं, आपने देखा होगा किसी विद्यालय के ऑफिस में, तो ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो ये लंबी वाली रेखाएं ये क्या है, देशांतर रेखाएं। तो इतना हमने आपको बता दिया था, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं, और ये क्या है, लंबी वाली क्या है, देशांतर रेखाएं। ये क्या है, देशांतर रेखाएं। तो यहां पर ये जो सेकंड चैप्टर था आपका, ये क्या था, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो अब इसके माध्यम से समस्त पृथ्वी पर किसी की भी लोकेशन को यदि लोकेट करना हो, कोई आपका परिचित, कोई आपका दुश्मन, कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार, कोई वस्तु, कोई भी चीज किसी पृथ्वी पर तो होगी, और पृथ्वी पर यदि इसकी लोकेशन को लोकेट करना हो तो उसे हम आराम से क्या करेंगे, उसे हम आराम से देख सकते हैं। और मोबाइल के सॉफ्टवेयर में जो काम करता है वो इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर काम करता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से किसी की भी लोकेशन को लोकेट की जाती है। बराक ओबामा ने सद्दाम हुसैन को अपने घर पर बैठे हुए, अमेरिका में बैठे बैठे जो लोकेशन उसकी लोकेट करी थी, जो पता लगाया था, वो इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता लगाया था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हम कर चुके हैं। ये वाली रेखाएं, लेटी रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अरे इंग्लिश में कई बार आसान होता है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन क्या है, लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है, देशांतर रेखाएं, और अक्षांश रेखाएं क्या है, वो लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने परिभाषा में क्या जाना था, यहां पर परिभाषा में, तो हमने परिभाषा में जाना था कि यदि हम इस पृथ्वी के बीचों बीच एक क्या है, अक्षांश रेखा टोपी डाल के आपने समझा था अक्षांश रेखा, और अक्षांश रेखा क्या है, लेटी रेखा। और सबसे पहले नंबर की जो रेखा है वो 0 नंबर की रेखा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कोई भी सरल रेखा जो होती है वो कितना है, 180 डिग्री का एंगल होता है, या 0 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो ये 0 नंबर की रेखा है। यदि इस रेखा से परिधि पर एक कोण बनाए, और इस रेखा के समांतर हम एक रेखा खींच दें, तो उतने भी अक्षांश रेखा हो जाएगी। हमने परिभाषा में पढ़ा था, यदि 1 डिग्री का कोण है तो ये एक भी अक्षांश रेखा है, यदि हम यहाँ 5 डिग्री कोण बना देंगे तो 5वीं अक्षांश रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने समझा था कि अक्षांश रेखाएं क्या है, कोणीय दूरी है। अक्षांश रेखा क्या है, कोणीय दूरी है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा से केंद्र पर परिधि पर आंतरिक कोण अर्थात कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहेंगे। ये आपने अच्छे प्रकार से समझ लिया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने परिभाषा को क्लियर किया, और दूसरी बात आपने ये भी सीखी थी इसी में कि यदि ये 0 नंबर की रेखा है, तो इस 0 नंबर की रेखा ने इस गोले को 2 भाग में बांटा है। ये ऊपर का भाग है उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे का भाग है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध गोले का आधा भाग है ना, गोलार्ध, और ये गोले का नीचे का भाग है दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां से ये 2 बातें क्लियर होने के पश्चात जब हम आगे मूव करा था, तो हमने बात लिखी थी अक्षांश रेखाएं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में, यदि अक्षांश रेखाएं हैं, ये 2 अक्षांश रेखाएं हैं, इन 2, ये 0 नंबर की है, ये क्या 1 नंबर की अक्षांश रेखा है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य क्या होता है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कटिबंध कहते हैं।
इसे कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर का अंतर होता है, इसे कटिबंध कहते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमने इसमें सीखा था कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए खींची जाती हैं। सिर्फ इतनी ही बातों को हमने क्लियर किया था। ठीक है। और उसके बाद हमने मूव करा था कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो कुल अक्षांश रेखाओं के विषय में हमने जाना था। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179 या 100 कितना होती है? 181। और इस बात को कैसे मेजर किया था, कैसे जज किया था हमने? क्योंकि यदि हम आगे बताते हैं भाई, अभी भी तो सीखा है, यदि अक्षांश रेखाएं बनाएंगे तो अक्षांश रेखाएं यहाँ पर एक एंगल लेंगे, जितने डिग्री का एंगल होगा उतने ही क्या हो जाएगी? अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। तो यदि 30 डिग्री का कोण है तो ये 30वीं अक्षांश रेखा हो जाएगी। इस प्रकार से ऊपर तक जाते जाते हम केवल 90 डिग्री तक एंगल बना सकते हैं, लेकिन 90 वाला तो केवल हम बिंदी लगा पाएंगे। कोण कितने में? 89। तो ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं और नीचे अक्षांश रेखाएं 90 और एक बीच की, तो टोटल हुआ 181। लेकिन 90 भी रेखा चूंकि बिंदु के रूप में है तो यहाँ से 2 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 179। तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं? 90 या 89। दक्षिणी गोलार्ध में 90 या 89, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 179। तो यहां तक की बातों को हमने क्लियर किया था, यहां तक की बातों को क्लियर किया था। आइए अब रिवीजन के बाद आगे बढ़ते हैं। रिवीजन के बाद आगे बढ़ते हैं तो भी डालेंगे मुख्य अक्षांश रेखाएं। मुख्य, इसमें एक बात और लिखिए, इसमें एक बात और नोट कर लीजिए। अक्षांश रेखाएं जहां आप नोट कर रहे थे वहीं पर नीचे नोट करेंगे, ये पॉइंट उसी दिन का पॉइंट है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। भाई ये क्या था? ये 0 डिग्री था और ये आपने एंगल बनाया, 1 डिग्री का एंगल था। तो एक ही अक्षांश रेखा ये पूर्व से पश्चिम की ओर पे है। ये क्या है? ये एक भी अक्षांश रेखाएं हैं। तो जितनी भी अक्षांश रेखा खींची जाएंगी पूर्व से पश्चिम की ओर को खींची जाएंगी। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अरे नहीं समझे? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसी तो पूर्व कहते हैं, इसे पश्चिम कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर को खींची जाती हैं। अब बात करते हैं मुख्य अक्षांश रेखाओं की। मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? और यकीन मानिए जो अक्षांश रेखा मैं आपको बताऊंगा 181 अक्षांश रेखाओं को आपको याद नहीं करना है, केवल उन्हीं अक्षांश रेखाओं को याद करना है, उन्हीं अक्षांश रेखाओं को समझना है जो मैं आपको बताऊंगा। और यकीन मानिए एग्जामिनर भी वहीं से क्वेश्चन पुट अप करेगा, ये गारंटी होगी। और क्यों करेगा अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, यदि हम बात करेंगे मुख्य अक्षांश रेखाओं की, तो मुख्य अक्षांश रेखाएं एक तो पहली ही होगी कौन सी? 0 नंबर की। इस 0 नंबर की रेखा को भूमि के मध्य में खींचा था, इसलिए भूमध्य रेखा भी कहा था आपने। ठीक है। दूसरा है 23.5 उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री। फिर है उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, और 66.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम बात करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी, या 66 डिग्री और कितना? 5 मिनट। जब भी ये तिरछा डंडा आप लगा दोगे, ये क्या है? ये डिग्री का साइन है, और क्या है? ये मिनट का साइन होता है। तो मुख्य अक्षांश रेखाएं ये हैं। तो बेटा लेंगे मुख्य अक्षांश रेखाएं। मुख्य अक्षांश रेखाएं, ये आपका टॉपिक है आज का, मुख्य अक्षांश रेखाएं। ठीक है, मुख्य अक्षांश रेखाएं। अब इनमें क्या विशेषता है, क्या स्पेशलिटी है, क्यों ये एग्जाम में आती है? देखिए, सबसे पहले आप डिफरेंस समझिए। इसको क्या कह रहे हैं? ये 0 डिग्री से ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसको उत्तरी गोलार्ध को क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसको एन लिख सकता हूं,
ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी n लिख सकता हूँ। ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसको s लिख सकता हूँ, और इसको भी क्या है, s लिख सकता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये 23.5वीं क्या हो जाएगी, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है, और इसको स्पेशल नाम भी दिया गया है, इसको क्या है, इसको हम कह सकते हैं कर्क रेखा भी। इसका दूसरा नाम क्या है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा। ये तो आप जानते हैं। ये 23.5वीं साउथ जो दक्षिणी गोलार्ध में होगी वो क्या होगी, मकर रेखा, मकर रेखा। ऊपर की जो रेखा है, जो ऊपर की रेखा है 66.5वीं, तो इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। जो दक्षिण में है 66.5वीं, ये क्या है, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो ये है मुख्य अक्षांश रेखाएं। और ये 20 की तो आप जानते ही हैं। इसको क्या कहा था आपने, विषुवत वृत्त। ये क्या है, विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। ये दूसरा नाम क्या होता था, भूमध्य रेखा। तो 0वीं अक्षांश रेखा, 0वीं अक्षांश रेखा, 0वीं अक्षांश रेखा। तो ये मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। आप एक बार इन्हें नोट कर लीजिए और फिर चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्यों इन्हें मुख्य अक्षांश रेखा कहा जाता है, क्यों यदि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब बात करते हैं क्यों ये मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, क्यों इन्हें स्पेशल अक्षांश रेखाओं की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे हम 23.5वीं अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसको मैं रख कर देता हूं। तो मुख्य अक्षांश रेखा वाला टॉपिक आपने लिख लिया। अब इसी में एक सब टॉपिक बनाएंगे, संक्रांति। टॉपिक बनाएंगे संक्रांति, संक्रांति। ठीक है, या कर्क व मकर रेखा का महत्व, रेखा का महत्व। ठीक है, बात करते हैं कर्क व मकर रेखा। देखिए, सबसे पहली बात, आपने 0 नंबर की रेखा खींचा, इसको क्या कहा, विषुवत रेखा। ठीक है, इसके ऊपर आपने जैसे उत्तरी गोलार्ध में 23.5वीं नंबर की क्या खींची, अक्षांश रेखा खींची। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5वीं अक्षांश रेखा खींची। तो सबसे पहले तो देखिए सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। तो इनको अलग पहचान देने के लिए क्या लिख दिया, n लिख दिया और m लिख दिया, क्या लिख दिया, s। ये दक्षिणी गोलार्ध में है और इनको स्पेशल नाम भी दिया है कर्क। क्या है, कर्क रेखा। इसको क्या दिया है, मकर रेखा। देखिए होता क्या है, होता क्या है, सूरज जो पृथ्वी पर, सूरज की जो पृथ्वी पर किरणें पड़ती हैं, वो जैसे 23.5वीं अक्षांश रेखा पर सूरज की किरणें पहुंचती हैं, तो यहां से क्या होता है, यहां से वो टर्न होना स्टार्ट हो जाता है, यहां से वो टर्न होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद फिर ये जैसे दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचता है, तो यहां से फिर ऊपर की तरफ टर्न होना स्टार्ट कर देता है। यानी कि सन की जो साइन होगी, सूर्य का जो विचरण होगा, वो केवल इन अक्षांश रेखाओं के मध्य ही होगा, इन अक्षांश रेखाओं के मध्य ही होगा। तो समस्त पृथ्वी पर
समस्त पृथ्वी पर ये रेखाएं क्या करती हैं, ये जलवायु विभाजक का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, ये जलवायु विभाजक का कार्य करती हैं। नहीं समझ में आई बात, अभी समझाता हूं मैं आपको। मैं चाह रहा था कलर कोई आपको और मिल जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझे यही बोतल मिल पाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है और इस बोतल की शेप भी क्या है, गोल है। ठीक है, अब जैसी क्या है, जैसी आप क्या हो, आप सन हो, आप सन हो। ठीक है, या ये मान लीजिए, या ये मान लीजिए तो ये रेड कलर की, ये रेड कलर की बोतल मेरे पास है और ये क्या है, ये सन है। तो इसके सामने, सन के सामने क्या होगा, सन के सामने ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है और सन की क्या होती है, सन अपनी जगह पे स्थिर होता है और अर्थ क्या होती है, अर्थ क्या करती है, रोटेट करती रहती है, अर्थ रोटेट करती रहती है। तो जैसे क्या है, यदि हम बात करेंगे इस प्रकार से, नहीं समझ में आएगा आपको, यहां से ये चीज नहीं है, ये क्या है, ये सन है और ये क्या है, ये ब्लू कलर में अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा सा रेड सा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो जैसे पड़ रही हैं, अब ये क्या करेगी, ये रोटेट कर जाएगी, ये क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। तो वो जो पार्ट था जो रेड कलर का दिखाई दे रहा था, वो क्या है, अब ब्लू कलर का हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ब्लू कलर का हो रहा है। तो सन अपनी जगह पे स्थिर है। तो यहाँ पर क्या है, अब इस ब्लू वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, यहाँ रोशनी आ जाएगी और इधर वाला पोर्शन जो मेरी तरफ आ गया है वो क्या हो जाएगा, उसमें अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो पृथ्वी का जो पोर्शन है, अब ये भी बड़ी बोतल के साथ समझते हैं, यदि सामने क्या है, सामने से हीट आ रही है, तो यह साइड में क्या होगा, साइड में उतनी ज्यादा हीट नहीं आ रही होगी। ठीक है, साइड में उतनी ज्यादा हीट नहीं आ रही होगी। अरे सिंपल सी बात समझिए, सिंपल सी बात क्या है, अभी सर्दी आने वाली है, सर्दी आने वाली है और ये मान के चलिए आप क्या है, आपको ये कहा गया कि आपको रात को गन्ने के खेत में पानी चलाने के लिए जाना है, आपको खेत में पानी चलाने के लिए जाना है और कहा गया आपको फावड़ा भी वहीं रखा है। तो क्या होगा, अब आप पहुंचे खेत में, आपको क्या लग रही है, सर्दी लग रही है। अब सर्दी लग रही है तो आपने क्या काम करा, आपने वहां पर आग जला ली और आपको फावड़ा भी नहीं मिल रहा था, आपको वहां पर फावड़ा भी नहीं मिल रहा था, आपने आग जला ली। और जैसे ही आपने आग जलाई तो आग जलाने के पश्चात उस जो आपने गन्ने की पत्ती होती है जिसमें आग लगाई थी अलग से, जो ऊपर से निकली हुई थी, तो उसमें क्या है, आग से आपको क्या है, तपन तो मिल गई, साथ में आपने देखा क्या फावड़ा वहीं रखा था, फावड़ा वहीं रखा था। तो उस पत्ती की, उस जो आप आग जली, उससे क्या है, उससे रोशनी हुई और क्या है, आपको फावड़ा भी दिखाई दे गया। सेम क्या होता है, सेम जो होता है, जब वहां से आप आगे से तप जाते हैं तो फिर आप घूम जाते हो, फिर आप घूम जाते हो, फिर पीछे से तपना स्टार्ट करते हो। तो ये क्या है, मेरे सामने अर्थ है और अर्थ का ये वाला पोर्शन, अर्थ का ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, गर्म हो जाता है सूर्य की किरणों से। लेकिन ये साइड वाला पोर्शन, जो साइड वाला पोर्शन है, उसमें उतनी तपन नहीं हो पाती। तो वही तो बता रहा हूं मैं आपको, वही तो बता रहा हूं कि जो 23.5वीं अक्षांश रेखा है वो साइड वाला पोर्शन है। ठीक है, वो गोलाई वाला पोर्शन है। तो उसके बाद सूर्य की किरणें जो होती हैं वो तिरछी जाती हैं, उसके बाद समस्त पृथ्वी पर सूर्य की किरणें क्या हो जाएंगी, वो तिरछी पहुंचेंगी बेटे, क्या पहुंचेंगी, तिरछी पहुंचेंगी। यानी कि यदि सन की साइन, यदि सन की लाइट और हीट कहीं जाती है तो उस 23.5वीं रेखा से क्या होती थी, टर्न हो जाती है। इसलिए सबसे गर्म स्थल यही होता है, सबसे गर्म स्थल क्या होता है, यही होता है और यहीं पर सूर्य का अधिक प्रभाव होता है। इसलिए ऊपर का पोर्शन में अपेक्षाकृत यहाँ के क्या होती है, गर्मी कम होती है। इसलिए इस रेखा को जलवायु विभाजक रेखा कहा जाता है। समस्त पृथ्वी पर इसी से सर्दी, गर्मी और बरसात होती है, इसी से सर्दी, गर्मी और बरसात होती है। बरसात कैसे होती है, बारिश कैसे होती है, इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम अपने भारत की ही बात करें तो हमारे भारत की जलवायु कैसी है,
उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उसका कारण यह है कि ये रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो फिलहाल के लिए जान लीजिए ये रेखा क्या है? जलवायु विभाजक का कार्य करती है। तो आप नोट कीजिए, तो भी लिखिए संक्रांति ऑब्लिक कर्क व मकर रेखा का महत्व। कर्क व मकर रेखा का महत्व, ठीक है। और उसके बाद आप ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिए और फिर हम स्टेप बाय स्टेप कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों को समझते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। तो फिर डालिए कर्क रेखा। कर्क रेखा डालिए कर्क रेखा, ठीक है। और डायग्राम तो आप बनाने सीख ही गए हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम है, ठीक है। और कितना? उत्तरी गोलार्ध में 23.5वीं, उत्तरी गोलार्ध में 23.5वीं अक्षांश रेखा क्या कहलाएगी? कर्क रेखा कहलाएगी। कर्क रेखा 23.5वीं रेखा क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। तो जैसे ही क्या होता है, जैसे सूर्य की किरण यहाँ पर पहुंचती है, जैसे सूर्य की किरण यहाँ पर पहुंचती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये नीचे की तरफ टर्न होना स्टार्ट हो जाती है। नीचे की तरफ टर्न कैसे होती है? यहाँ पर ये क्या है? ये 0 डिग्री है, तो हम बात कर रहे थे तो बेटा हमने कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा को समझते हैं और यहां पर आप अलग से बना लेंगे मकर रेखा। यदि हम कौन से नंबर की अक्षांश रेखा है? ये भी 23.5वीं, ये भी क्या है? चाहे आप ऐसे लिख लीजिए 23.5वीं, ये भी 23.5वीं क्या है? अक्षांश रेखा है, लेकिन कहां पर है? ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो यहां पर क्या होता है? सूर्य जैसे ही कर्क रेखा पर पहुंचता है, सूर्य जैसे ही कर्क रेखा पर पहुंचता है और 0 डिग्री को क्रॉस करता है, तो ये कहां पहुंच जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाता है। तो कर्क रेखा में पहुंचने पर यहां पर सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। क्या होता है? 21 जून। और जैसे ही ये क्या होता है? ये दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा को टच करता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है कौन सा? ये 22 दिसंबर। क्या होता है? 22 दिसंबर। और जैसे ही ये मकर रेखा को टच करता है तो ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही यहां पर क्या होता है? जैसे ही ये 0 डिग्री को क्रॉस करता है तो ये कहां पहुंच जाता है? ये उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। तो इसे कहते हैं सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना, ठीक है। तो टोपी डाला हमने कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। तो डैश लगा इसमें नोट करके लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में, डैश लगा लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में 23.5वीं, उत्तरी गोलार्ध में 23.5वीं अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5वीं अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 21 जून को कौन लगा लिखेंगे? 21 जून को 21 जून को सूर्य 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है?
सबसे बड़ा दिन होता है, बिग डे। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इस दिन सूर्य अपने प्रखर वेग से उत्तरी गोलार्ध में चमकता है। ठीक है? अरे इसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी है भाई। देखो क्या होता है, दिन किसे कहते हैं? जब रात हो रही होती है, सूर्य के दर्शन नहीं होते, क्या होता है? उसे आप रात कहते हो, अंधेरा कहते हो। लेकिन जैसे सूर्य निकल जाता है तभी तो आप दिन कहते हो। अरे सूर्य दो ही तो काम करता है। अब अभी हमने एक स्टोरी के माध्यम से जाना कि जब आप गन्ने के खेत में रात को गए और क्या है, लाइट नहीं जल रही है, कोई प्रकाश नहीं है, आपको वहां पर क्या करना था? वहां पर फावड़े से आपको पानी चलाना था, लेकिन ना आपको फावड़ा दिखाई दे रहा, सर्दी बहुत लग रही है, तो आपने क्या किया? पत्ती के बोरी में आग लगा दी, और आग लगाने से क्या हुआ? वहां ईंट पर फावड़ा पड़ा था, वो आपको दिखाई दे गया, और वहीं आपने क्या किया? आपने उस पत्ती में अपनी सर्दी को मिटा लिया, उसमें आप अपने ताप भी लिया। तो क्या चीज मिली? उस पत्ती के बोझ से आपको क्या चीज मिली? एक तो मिला क्या? एक तो मिली हीट और एक मिली लाइट। तो ऐसे सूर्य से होता है भाई, जब सूर्य आ जाता है, जब सूर्य के दर्शन पृथ्वी पर हो जाता है, प्रकाश आ जाता है, तो इसी की तो क्या कहते हैं? दिन निकलना कहते हैं। तो लेकिन सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में दिन कम निकलता है और गर्मियों में क्या होता है? ज्यादा निकलता है। यदि हम जून के महीने की बात करें, तो जून के महीने में क्या होता है? तपती दोपहरी पड़ती है। ठीक है? तो सूर्य क्या होता है? सूर्य जून के महीने में क्या होता है? सूर्य जून के महीने में जो कर्क रेखा है, इस पर क्या होता है? इस पर डायरेक्ट पड़ रहा होता है। आप दोपहर को देखो, दोपहर को क्या होता है? अच्छा, सुबह जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, सपोज करो आप उस कमरे में गए जहां से कोई लाइट नहीं आ रही है। ठीक है? ये मान के चलिए जहां भूसा रखा रहता है, उस कमरे में जाते हैं तो अंधेरा होता है ना सुबह के समय। लेकिन जब दोपहर के समय उसी कमरे में जाएंगे तो क्या होगा? दोपहर के समय क्या होगा? सूर्य सर के ऊपर होता है, लंबवत पड़ रहा होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो उससे क्या होता है? उस समय दिन की रोशनी की मात्रा ज्यादा होती है। और विवर्तनी की क्रिया से, जिसने फिजिक्स पढ़ा है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या होता है विवर्तन होता है मुड़ना। विवर्तन क्या होता है? मुड़ना। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो किसी न किसी छिद्र से मुड़ के हर कोने से वहां पर पहुंच जाती हैं। तो दिन की मात्रा क्या होती है? लगभग 12 बजे के समय सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, इसलिए रोशनी की मात्रा ज्यादा होती है। तो वही तो हम समझा रहे हैं यहाँ पे। एक उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? 21 जून को प्रकाश सबसे ज्यादा क्या पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो इसलिए इसको बड़ा दिन कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? बड़ा दिन कहते हैं। तो आपने लिखा इसमें कर्क रेखा डैश उत्तरी गोलार्ध में 23.5वीं अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 21 जून को सूर्य इस रेखा पर लंबवत अपना प्रकाश डालता है। इसे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। ठीक है? अब अगला पॉइंट लिखेंगे मकर रेखा। इसमें एक बात और लिख लेंगे, यहीं पर नोट करके अलग से। 21 जून को कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 21 जून को कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब ये संक्रांति क्या है? ये कर्क संक्रांति क्या है? देखिए, ये जो 21 जून है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहेंगे, और इसको क्या है? कर्क संक्रांति ऊपर लिखेंगे, कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? संक्रांति का मतलब होता है अंतिम सीमा।
संक्रांति का मतलब होता है अंतिम सीमा, लास्ट पॉइंट। यहीं से क्या होता है, सूर्य क्या होता है, वो टर्न होना स्टार्ट हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ क्या करता है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ घूम जाता है। जैसे 0 डिग्री को क्रॉस करता है तो सूर्य क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। इसी को कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। सूर्य का दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिणायन। सूर्य कहां पहुंच गया है, दक्षिण में पहुंच चुका है। सूर्य कहां पहुंच चुका है, दक्षिण में पहुंच चुका है। ठीक है, अगर अपन लिखेंगे मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, डैश लगा लिखेंगे इसमें। दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, अरे ये पूरा पोर्शन 0 डिग्री से नीचे का दक्षिण गोलार्ध तो है। दक्षिण गोलार्ध में 23.5वीं, दक्षिण गोलार्ध में 23.5वीं अक्षांश रेखा को, 23.5वीं अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। कोमा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य इस रेखा पर लंबवत पड़ता है। सूर्य इस रेखा पर लंबवत पड़ता है। इसलिए इसलिए 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। ठीक है, इस दिन को मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपके 2 पॉइंट क्लियर हुए। कर्क रेखा क्या है, ठीक है, 21 जून क्या है, 22 दिसंबर क्या है, कर्क संक्रांति क्या है और मकर संक्रांति क्या है। अरे हमारे सभी हिंदुस्तान में हर चीज को क्या है, पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो कर्क संक्रांति भाई सबसे बड़ा दिन हो रहा है। यदि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, जब चांदना होगा उसी को क्या कहेंगे, दिन कहेंगे। तो इसे सबसे बड़ा दिन के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक बात और भी सोच सकते हैं आप, भाई बड़ा दिन तो क्या है, 25 दिसंबर का है। बड़ा दिन तो 25 दिसंबर का सुना है मैंने। ये कर्क संक्रांति के दिन 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन कहां से आ गया? अरे वो उसके मायने अलग हैं। ये भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, ये रोशनी के पर्पज से बात हो रही है। वहां जो बड़ा दिन कहा जाता है किसको? ईसा मसीह के बर्थडे को कहा जाता है। कहते हैं ना जीसस का बर्थडे आज, सेंटा क्लॉज आएगा 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को तो क्या होता है, 25 दिसंबर को तो हमारे यहाँ सूर्य के दर्शन भी नहीं होते। दिसंबर के महीने में क्या होता है, दिसंबर के महीने में तो सर्दी होती है और दिन बहुत क्या होता है, छोटा होता है। दिन क्या होता है, छोटा होता है। तो वहां अलग बात है, वहां उसका महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि ईसा मसीह ने संसार को क्या करा, अंधकार से बाहर निकाला। और कहते हैं जब आंख खुले तभी सवेरा। तो जीसस ने बताया था कि ईश्वर क्या है, ईश्वर अलग है और राजा क्या है, राजा एक मानव है, राजा ईश्वर नहीं है। तो उसने सही को सही और गलत को गलत एनालिसिस करना सिखाया था। इसलिए उनके बर्थडे को क्या है, 25 दिसंबर को हम क्या है, बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। लेकिन यहां बात चल रही है पृथ्वी की, दिन की। तो दिन कब निकलता है, सूर्य आ जाता है। तो यदि पूरे उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। लेकिन 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। सबसे क्या होगा, छोटा दिन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। और यदि हम बात करेंगे दक्षिण गोलार्ध की, तो 21 जून को दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन भी कह सकते हैं आप। दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, वो क्या होगा, 21 जून होगा। 21 जून होगा। ठीक है, तो एक चीज और लिखेंगे नीचे, नोट करके, नोट नीचे विषु लिखेंगे, विषु। तो ये विषु क्या चीज होता है, लिखेंगे
डैश लग गए। विश्व का अर्थ होता है बराबर, विश्व का अर्थ होता है बराबर। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सूर्य सर्वत्र, सूर्य सर्वत्र बराबर मात्रा में, बराबर मात्रा में अपना प्रकाश डालता रहता है, अर्थात हमेशा लंबवत अपनी किरणों को प्रदर्शित करता है, लंबवत अपनी किरणों को प्रदर्शित करता है। इसलिए विषुवत रेखा पर, इसलिए विषुवत रेखा पर पड़ने वाले देशों में या क्षेत्रों में हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अगला आंसर इसमें लिखेंगे जबकि, जबकि अन्य क्षेत्रों में दिन व रात की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करेंगे। आप रिवीजन को अच्छी तरीके से करते रहना। और कल लेक्चर आपका नहीं आया था, आज एक लेक्चर आपको अर्ली मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए। और कल थोड़ा सा एक समस्या थी, मैंने आपको नोट भी करा दिया था। क्या समस्या थी? जहाँ पर हम क्लास बनाते हैं, जहाँ पर से आपको क्लास रिकॉर्ड करके भेजते हैं, वहाँ की क्या है, मेरी की जो ऑफिस में छूट गई थी, इसलिए मैं कल लेक्चर आपको नहीं दे पाया था। ठीक है, तो नोट्स कीजिए और अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहिए। अगला लेक्चर आपको अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगा, ये डेफिनेट है। ठीक है, ओके बाय।